हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड आज का टॉपिक हमारा ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, जो कि क्या होता है हमारा सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, तो अभी तक का जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो था उसी का पार्ट है। तो हमने क्या बना दिया, ये हमने अलग से इसका टॉपिक ही पूरा अलग से डिफाइन कर दिया, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। इस पर बहुत हमेशा हर साल क्वेश्चन आते हैं एंड इस पर स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन भी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज अब जो जो लोग आज की वीडियो देखेंगे उनको किसी भी प्रकार के इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक सेकेंड, ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या हमारा, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ओके, हेडिंग डालेंगे हमारा ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ओके, तो ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के बारे में सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे। सबसे पहले एक मिनट लिख लेते हैं क्या होता है ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ओके, तो ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के बारे में सबसे पहले तो हम यही बात लिखेंगे, क्या होता है ये, क्या लिखेंगे, इट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव लिख देते। ओके, क्या लिखेंगे, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या है, ये हमारा सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि ऐसे मेथड जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, जिनको हम बिना चाहे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, तो ये क्या होते हैं, हमारे सर्जिकल मेथड होते हैं। सर्जिकल मेथड होते हैं एंड इनके बारे में एक चीज और लिखेंगे, क्या होते हैं हमारे सर्जिकल मेथड होते हैं, और क्या लिखेंगे, इट इज द permanent it is the permanent method of contraception। ओके, ये क्या होता है हमारे परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर यानी कि एक बार इनको किसी भी पर्सन ने करा लिया ट्यूबेक्टोमी या फिर वेसेक्टोमी, देन क्या हो जाएगा, फिर वो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। यानी कि फिर क्या होगा, कभी भी जो मतलब कपल जो होंगे कंसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के बारे में दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ये हो गया हमारा। सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या होता है हमारा सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। देन हमने क्या देखना है, ये क्या होता है हमारा परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। यानी कि परमानेंट यानी कि एक बार किसी भी पर्सन ने इनको अगर करवा लिया, किसी भी कपल ने, देन फिर वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया। देन और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। इनको हम ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे। एंड एक पॉइंट और यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल, जो हमारे ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या होते हैं, इनकी क्या होती है, पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। इनकी क्या होती है, पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। ओके, तो रिवर्सिबिलिटी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। पुअर रिवर्सिबिलिटी यानी कि रिवर्सिबल, अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन रिवर्सिबल है, दैट मीन व्हेन द कपल्स वांट टू कंसीव दे शुड बी एबल टू कंसीव। यानी कि जब कपल्स चाहे कंसीव करना, दोनों वो कंसीव कर सके, उसे बोलेंगे रिवर्सिबल। ये क्या होती है, इसकी पुअर रिवर्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर अगर कपल कंसीव करना चाहेंगे भी तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है, बिकॉज ये परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। ओके, देखो कितना अच्छे से क्लियर हो गया हमारा टॉपिक। तो ये हो गया हमारा, ये बेसिक बातें हमने देख ली अपनी ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के बारे में। अब हम ये देखते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी होता है क्या, और कैसे कैसे ये जो ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी हमारा कैसे कैसे किया जाता है। ओके, ये भी हमको देखना है। तो चलिए एक तरफ से हम यहाँ पे लिखना, मतलब एक साइड में ट्यूबेक्टोमी लिखते हैं, एक साइड में वेसेक्टोमी, दोनों को एक साथ साथ बताते जाएंगे, तो किसी प्रकार की आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, इधर हम लिख लेते हैं, एक सेकेंड, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे वेसेक्टोमी एंड इधर लिखेंगे ट्यूबेक्टोमी। एक सेकेंड, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ओके, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, इधर हम देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। सिंपल हमने क्या देख लिया, एक मिनट,
ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल। वेसेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल। ओके, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे। अब सिंपल समझो, ये जो वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, इन दोनों को हमने अलग अलग डिफरेंसेस के फॉर्म में पढ़ते जाएंगे तो दोनों एक साथ में क्लियर होते जाएंगे, और दोनों को जब एक साथ पढ़ेंगे एक दूसरे से रिलेट करके तो चीजें अच्छे से एकदम कट टू कट क्लियर होती चली जाती है ना। अगर एक एक करके दोनों को समझा देते तो कहानी जैसी चलती रहती है, आप लोगों को रटने जैसा लगता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों को एक साथ एक जैसे एक दूसरे से रिलेट करके समझाएंगे, देन आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट तुम ये लिखेंगे। वेसेक्टोमी में क्या लिखेंगे, एक सेकेंड। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स। ओके, ये हो गया। एंड इसके बारे में क्या लिखेंगे? सिंपल देखो, एक ही साथ में दोनों चीजें के साथ लिखते चलेंगे, देन आराम से क्लियर होते चले जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? इट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल्स। ओके, ये हो गया हमारा। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, वेसेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स। एंड इसके बारे में क्या देखा? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल्स। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। वेसेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। अब हम चलिए दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब हम देखेंगे कि वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी करते कैसे हैं। तो सबसे पहले वेसेक्टोमी में क्या लिखेंगे? अ स्मॉल इंसिशन इज मेड via scrotum. A small incision is made via scrotum and vas difference is cut and tied up. ओके, ये हमने देख लिया। सिंपल मैंने क्या देखा, वेसेक्टोमी क्या होता है? सिंपल समझो वेसेक्टोमी कैसे किया जाता है। वेसेक्टोमी में क्या होता है? आई स्मॉल इंसेशन। इंसेशन मतलब क्या होता है? कट लगाना। आई स्मॉल इंसेशन इज मेड, एक स्मॉल इंसेशन लगाया जाएगा वाया स्क्रोटम, स्क्रोटम के थ्रू। ओके, सिंपल समझो, स्क्रोटम के थ्रू एक स्मॉल इंसेशन लगाया जाएगा एंड वहां से क्या होगा, वास डिफरेंस जो होगा उसको कट किया जाएगा एंड टाइड अप कर दिया जाएगा। उसी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी दोनों का डायग्राम हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है। आप लोग अभी ये जो लेक्चर खत्म होने के बाद आराम से अपनी एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, फिर जिनके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ के फॉर्म में देख सकते हैं। कहीं पर भी अपनी बुक डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में बुक डाउनलोड कर लें, फिर आप देख सकते हैं, या फिर कहीं भी आप गूगल पर भी देख सकते हैं वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी होता है क्या। सिंपल मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। स्क्रोटम में क्या होता है कि स्मॉल इंसेशन किया जाता है, कट लगाया जाता है, जिससे क्या होता है फिर हमारा वास्ट डिफरेंस जो होता है उसको कट किया जाता है एंड टाइड अप कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। ओके, हम देखते हैं ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। ट्यूबेक्टोमी में भी ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अ स्मॉल इंसेशन इज मेड वाया एब्डोमेन और वजाइना। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ स्क्रोटम से स्मॉल इंसेशन किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, या तो एब्डोमेन से कर सकते हैं, फिर वजाइना में भी स्मॉल इंसेशन कर सकते हैं। अ स्मॉल इंसेशन इज मेड वाया एब्डोमेन और वजाइना एंड क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है, कट एंड टाइड अप। ओके, खत्म। यही हमारा सिंपल समझो क्या हमने बताया। ट्यूबेक्टोमी कैसे की जाती है? एक स्मॉल इंसेशन जो होता है एब्डोमेन वाले एरिया में किया जाता है या फिर वजाइना में किया जाता है, एंड फिर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको कट किया जाता है एंड टाइड अप कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सिंपल समझ में आ गया? कंफ्यूज मत होना। वेसेक्टोमी में क्या होता है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वेसेक्टोमी क्या होता है, वैसेक यानी कि VAS यहाँ पर आ रहा वास, एंड यहाँ पर क्या होता है, वास डिफरेंस को कट किया जाता है। वास डिफरेंस आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको खुद जानते हैं कि वास डिफरेंस किसमें होता है, हमारा मेल्स में प्रेजेंट होती है। देन वास डिफरेंस, देन वेसेक्टोमी, याद रखना है ना। वास डिफरेंस, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी यानी कि मेल्स में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, स्क्रोटम के थ्रू एक स्मॉल इंसेशन किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी वास डिफरेंस है उसको क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा एंड टाइड अप कर दिया जाएगा। उसे बोलते हैं वेसेक्टोमी।
ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? अ स्मॉल इंसेशन इज मेड वाया एब्डोमेन और वजाइना, एंड यहाँ पर क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको कट किया जाता है एंड टाइट अप कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। खत्म। ये था हमारा वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। अभी हम एक दो पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट, जिनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझो, वैसेक्टोमी जो होता है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैसे हुआ। यहाँ पर तुमने अभी तक बता दिया कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हुआ कैसे। अब समझो, जो हमारा क्या होता है वास्ट डिफरेंस जो होता है, वास्ट डिफरेंस क्या करता है? हमारा कैरी करता है। सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये क्या हमारा, ये टेस्टिस, टेस्टिस से क्या होता है वास्ट डिफरेंस जाता था हमारा यूरेथ्रा तक। ओके, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है यही तुम्हारे स्पर्म को कैरी करा था ना। आप समझो, ये जो हमारी ये था टेस्टिस, ये था हमारा वास्ट डिफरेंस। इस वास्ट डिफरेंस को यहाँ पर से कट कर दिया गया, यहाँ पर से कट कर दिया गया एंड दोनों को इधर घुमा के बांध दिया गया, इधर घुमा के बांध दिया गया। तो ये जो स्पर्म यहाँ पर बने थे ये तो यहाँ तक गए, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाए ना। तो यानी कि जो हमारे स्पर्म है यूरेथ्रा तक गए ही नहीं। तो इसमें क्या होता है? सीमेन तो रिलीज होता है बट विदाउट स्पर्म। ओके, विदाउट स्पर्म सीमेन रिलीज होता है। तो यही होता है हमारा वैसेक्टोमी, यही होता है परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं। क्या होता है वैसेक्टोमी में? क्या लिखेंगे? सिंपल में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड, क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक। ओके, इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ब्लॉक हो जाता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा ब्लॉक हो जाता है। सिंपल मैंने बता दिया कैसे ब्लॉक हो जाता है। मैंने बता दिया जब वॉस डिफरेंस होता है उसको कट कर दिया जाएगा, देन ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो ये हमने कुछ जनरल जनरल पॉइंट देख लिए। अब हम देखते हैं सिंपल यहाँ पर हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर और भी एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। सिंपल हमने क्या बता दिया, अब स्टूडेंट समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही समझते हैं कि वैसेक्टोमी में क्या हुआ, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ब्लॉक हो गया, यानी कि सीमेन ही नहीं रिलीज हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे कि हार्मोन, एक सेकंड, क्या लिखेंगे? हार्मोन, हार्मोन एंड गैमीट फॉर्मेशन इज नॉर्मल। इसमें क्या होता है? हार्मोन एंड गैमेट फॉर्मेशन नॉर्मल होता है। इसमें भी क्या लिखेंगे? हार्मोन, हार्मोन एंड गैमीट फॉर्मेशन इज नॉर्मल। दोनों में क्या होता है? हार्मोन एंड गैमेट फॉर्मेशन दोनों में नॉर्मल होते हैं। यानी कि वैसेक्टोमी की जाए चाहे ट्यूबेक्टोमी की जाए, हार्मोन भी दोनों में फॉर्म होंगे एंड गैमेट भी दोनों में बनेंगे। इसमें भी हार्मोन बनेंगे, गैमेट बनेंगे, दोनों का फॉर्मेशन नॉर्मल ही होगा, यानी कि इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो स्टार मार्क पॉइंट है वो मैं लिखवाई दे रहा हूँ। सिंपल क्या लिखेंगे? सीमेन इज रिलीज्ड विदाउट विदाउट स्पर्म। सीमेन रिलीज होता है बिना स्पर्म के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बक्से में बंद कर देना। सिंपल एक बॉक्स में, ये हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। एक सेकेंड, काफी ज्यादा अच्छा बन गया बॉक्स हम लोगों का, है ना। लास्ट बार और ट्राई करते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो ये हमारा ये पॉइंट हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं डबल हाईलाइट कर देना हूँ। ये क्या होता है यहाँ पर क्या होता है? सिंपल आराम से मैंने क्या देखा, सीमेन जो होता है रिलीज होता है विदाउट स्पर्म। याद रखना, ये मत समझना वैसेक्टोमी में क्या कर दिया, वास्ट डिफरेंस जो होता है उसको टाइड अप कर दिया, कट कर दिया, टाइड अप कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है सीमेन ही नहीं रिलीज होगा। सीमेन रिलीज होगा बट विदाउट स्पर्म। सीमेन रिलीज होगा जिसमें क्या होगा, स्पर्म नहीं होंगे। सीमेन रिलीज होगा विदाउट स्पर्म। ओके, तो यही था हमारा ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ओके, यही था हमारा ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। यहाँ पर दोनों में मिलाकर एक पॉइंट में एक साथ लिखे देना फिर से एक बार। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुअर रिवर्सिबिलिटी। दोनों की क्या होती है? पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। एक सेकंड, दोनों की क्या होती है? पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। ओके, दोनों की क्या होती है? पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। और एक पॉइंट यहीं पर हम ये भी लिखेंगे, क्या बोलेंगे?
known as एक सेकेंड स्टेरलाइजेशन टेक्निक, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर से लिखवाना जरूरी था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं हमेशा, लेकिन ये मैंने अलग से लिखवा दिया है। सिंपल मैंने क्या होता है, दोनों जो होते हैं वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी होते हैं, इन दोनों की क्या होती है, पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, एंड ऑल्सो नोन एज, दोनों को क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। ओके, स्टेरलाइजेशन टेक्निक आप लोगों ने हिंदी में सुना भी होगा, मैं आप लोगों को बता देना, हिंदी में आप लोगों को सुना होगा, नसबंदी जिसे बोलते हैं, नसबंदी, दैट मीन क्या होता है, स्टेरलाइजेशन टेक्निक इसे बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, यानी कि नस जो होती है, यानी कि जो हमारी क्या होती है, इसमें जो वास्ट डिफरेंस होती है, इसमें जो फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है एंड टाइड अप कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको कट कर दिया जाता है एंड टाइड अप कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। जो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा ब्लॉक हो जाता है, इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ब्लॉक हो जाता है, हार्मोन एंड गैमेट फॉर्मेशन दोनों में नॉर्मल होते हैं, दोनों में नॉर्मल होते हैं। इसमें क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है, सीमेन रिलीज होता है, बट विदाउट स्पर्म, विदाउट स्पर्म रिलीज होता है सीमेन। ये हमारा ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ओके, मैंने आराम से कितना अच्छे से प्यार हम लोगों को देखिए, कितने अच्छे नोट्स मैंने आराम से पूरा एक एक चीज इसके बारे में देख ली। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, अब हम लोगों से इस पर भेज तो छूटेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर बस लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। क्या बोलेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। बस यही है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, फिर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे एमटीपी। एमटीपी जिसे हम बोलते हैं एबॉर्शन, एबॉर्शन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये होगा हमारा नेक्स्ट का लेक्चर। अभी हम देखते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, एज दी नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, एज द नेम सजेस्ट दिस कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूज, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये यूज की जाती है, इज यूज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस। ओके, क्या लिखेंगे, ये जो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, दिस कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये यूज की जाती है इमरजेंसी कंडीशंस में, लाइक इन रेप केसेस एंड, या फिर हम कह सकते हैं ये जो होता है ये हमारी यूज की जाती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे रेप केसेस में यूज की जाती है, या फिर हम लिखेंगे कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो हमने क्या बता दिया, जो हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये यूज की जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस लाइक इन रेप केसेस, या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है उसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये हमने देख लिया, अभी हमको यहाँ पर देखना है ये क्या होता है, जो हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्या लिखेंगे, लाइक जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आई पिल, इसे हम क्या बोलते हैं, आई पिल भी बोलते हैं, आई पिल, और अनवांटेड 72, जिसका नाम है अनवांटेड 72, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखना। ये भी मैं बॉक्स में बंद कर देना, उसको भी अच्छे से हम लोगों को याद करना है, जो जो चीजें मैं आराम से बॉक्स में बंद करता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको हम लोगों को याद रखना है। सिंपल
इसको हम लोगों को याद रखना है। क्या होता है, जो हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, इसका नाम जैसे कि सजेस्ट किया गया, ये हमारे इमरजेंसी कंडीशंस में यूज होती है, लाइक रेप केसेस हो गया, या फिर कह सकते हैं कि रेप केसेस हो गया, फिर कह सकते हैं कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड इसको हम आईपीएल भी बोलते हैं, या फिर इसका नाम होता है अनवांटेड 72। एक बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखी है, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट करके बता दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, आईयूडीज, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, आईयूडीज शुड बी गिवन, आईयूडीज जो है दी जानी चाहिए जस्ट, एक सेकंड, या फिर हम कैसे ऐसे करके लिख सकते हैं अच्छे से, थोड़ा अपना और अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आईयूडीज जो होती है शुड बी गिवन, आईयूडीज जो होती है दी जाती है जस्ट बिफोर 72 आवर्स, या फिर एक सेकंड, या फिर अंडर 72 आवर्स लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आईयूडीज शुड बी गिवन अंडर 72 आवर्स जस्ट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो ये हमने देख लिया क्या होता है। जो आईयूडीज होती हैं, आईयूडीज दी जानी चाहिए अंडर 72 आवर्स के अंदर अंदर, जस्ट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में क्या होता है, 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या होता है, आईयूडीज जो है ये दी जानी चाहिए, जिससे क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है। ये जो हमारी आईपीएल यानी कि अनवांटेड 72 मोर इफेक्टिव है। एंड इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जो कि एनसीईआरटी ने दिए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूँ, जो कि हर साल इससे साइड इफेक्ट के बेसिस पर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखेंगे, साइड इफेक्ट्स ऑफ आईपीएल और अनवांटेड 72, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। आप लोगों को क्या करेंगे, बोर्ड में क्या होगा, सिंपल आप लोगों को एक पूरा पैराग्राफ दे देंगे, जैसे केस बेस्ड स्टडी नहीं होती, उसमें क्या लिखेंगे, इसके साइड इफेक्ट दे देंगे, एंड फिर 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, पहले जो अभी मैं पहले साइड इफेक्ट बताया था ना, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। सिंपल मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ साइड इफेक्ट होते क्या क्या है। सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है, क्या लिखेंगे, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इरेगुलर हो जाती है। एंड यहाँ पर दूसरा साइड इफेक्ट क्या लिखेंगे, एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन एरिया में पेन भी हो सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया। एंड तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी कि बीच में क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग जो होती है, जैसे कि एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, किसी को मान लेते हैं 28 दिन की होती है, किसी फीमेल में 30 दिन की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जब साइड इफेक्ट होते हैं इसके, तो क्या हो जाता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि किसी में क्या होगा, 10वें दिन पर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, किसी में 5वें दिन पर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि क्या होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, किसी भी समय ब्लीडिंग हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओके, ये हो गया हमारा पहला साइड। तीसरा सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है हमारा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, जिसके 28 दिन की होती थी, कहीं 26 दिन की होगी, कहीं 12 दिन की होगी, मतलब इरेगुलर कोई भी स्पेसिफिक टाइम है ही नहीं। एंड एब्डोमेन एरिया में पेन होता है, एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है। एंड एक साइड इफेक्ट हम और भी लिख सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, इससे क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो सिंपल आप लोगों को अब मैं बता रहा हूँ, सिंपल मान लेते हैं कि बोर्ड में आप लोगों को एक केस दिया गया, उसमें क्या दिया गया, एक फीमेल का बता दिया गया, कुछ भी नाम दे दिया गया, कुछ भी एक XYZ मान लेते हैं, कुछ भी फीमेल का नाम दे दिया गया, और उसको क्या क्या कर दिया गया कि उसके ये सिम्टम्स है, उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एब्डोमेन एरिया में पेन हो रहा है, एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, उसकी ब्रेस्ट कैंसर भी होने के उसको चांस है, ऐसा कुछ बता दिया जाएगा, उसका पूरा डाटा। एंड फिर नीचे आप लोगों को पूरा 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पूछे जाएंगे, जो सबसे पहले पूछ दिया जाएगा आप लोगों को कि मतलब ये जो
होता है, किससे रिलेटेड हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे कि ये इमरजेंसी कंडीशंस में जो आईपीएल ली जाती है यानी कि अनवांटेड 72 इसके साइड इफेक्ट है पहला। या फिर पूछ सकते हैं कि जो पिल ली जाती है उसका नाम बताओ क्या होता है, तो नाम आप डिफाइन करेंगे अनवांटेड 72, या फिर एक्सेट्रा। ऐसे आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। इस पर बेस्ड आप लोगों को इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, भी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका मेजरली यहाँ पर आप लोगों को उसका नाम याद रखना आईपीएल अनवांटेड 72। एंड ये किस में यूज की जाती है, रेप केसेस में, फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में। एंड यहाँ पर क्या होता है 72 आवर्स के अंदर, जस्ट आफ्टर 72 आवर्स के अंदर में क्या होता है आयोडीज दी जानी चाहिए। एंड इसके साइड इफेक्ट याद रखने, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्डोमेन पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर, उसमें देखेंगे अपना एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फिर उसके बाद में सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे इनफर्टिलिटी, जिस पर बेस्ड 100% क्वेश्चन आता ही है। तो ये जो हमारे 3 टॉपिक बचे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक एक लेक्चर में आप लोगों को मतलब एक एक टॉपिक बाकायदा लेक्चर के फॉर्म में अपलोड करा रहा हूँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2, एंड एक एक टॉपिक एकदम सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा इधर उधर दे रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को सारे नोट्स एकदम सारी चीजें एकदम अच्छे से समराइज करके बताई है। आप लोग पूरे सारे लेक्चर चैप्टर के देख लीजिए, फिर आप किसी भी मॉड्यूल का या फिर कहीं से भी मान लेते हैं कोई आप नीट का क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप लोगों से आराम से कैटल हो रहा होगा। एंड आप कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, वो भी आप लोगों से आराम से हो रहा होगा। जो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड एक और बात, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट जरूर देखूंगा। ओके, तो यही था हमारा लेक्चर। थैंक यू।